झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उड़ान झारखंड ऑब्जेक्टिव की बुक को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें कि 9000 प्लस प्रश्नों का महासागर है। और आज हम चौथे दिन की शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से केवल आपको सुनना है और आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से झारखंड सामान्य ज्ञान में स्कोर करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आप ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले के वीडियो में हमने पहाड़िया विद्रोह तक कवर किया था। आज हम देखेंगे तमाड़ विद्रोह। इनमें से कौन से जनजातीय समूह के द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? तो तमाड़ विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजातियों के द्वारा की गई थी। तमाड़ विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति के द्वारा की गई थी। तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण की अगर बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना ही तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण था। अगर देखें कि तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में नीचे कौन सा कथन जो दिया गया है वो सच्चा है, तो चलिए देखते हैं। क्या यह विद्रोह जो था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह है? बिल्कुल सही बात है। तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह है, क्योंकि इस विद्रोह की शुरुआत 1782 में होती है और इस विद्रोह का समय काल जो है 1782 से 1821 तक है। और ये कुल 6 चरण में इसका विद्रोह होता है। कुल 6 चरण में इस विद्रोह का एक संचालन होता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 चरण में होता है। अच्छा, यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन जो ऊपर में दिए गए हैं वो सच्चे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पर दिया गया कि तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ? तो कुल 6 चरण में संचालित हुआ था। तमाड़ विद्रोह कुल 6 चरण में संचालित हुआ था। तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ? तो तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण 1782 से शुरू हुआ था। तो 1782 से 1783 तक पहला चरण तमाड़ विद्रोह का था। और अगर तमाड़ विद्रोह के पहले चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, ठाकुर भोलानाथ सिंह और मुंडा समूह ने इस प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था। अच्छा, 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह। किसने? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने। अब आगे देख लेते हैं कि जो 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था? तो 1782 ईस्वी का तमाड़ विद्रोह का जो दमन है वो मेजर जेम्स क्रॉफर्ड के द्वारा किया गया था। मेजर जेम्स क्रॉफर्ड के द्वारा 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन किया गया था। 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था? तो 1782 ईस्वी में जो तमाड़ विद्रोह हुआ था उस समय नागवंश का शासक था दर्पनाथ शाह। याद कीजिए, 1782 ईस्वी में जो तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था? तो दर्पनाथ शाह था। तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ? तो तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण जो है वह 1789 ईस्वी में संचालित हुआ। 1789 ईस्वी में संचालित हुआ। तमाड़ विद्रोह 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? तो 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता था विष्णु मानकी और मौजी मानकी। याद कीजिए, 1789 यानी कि दूसरे चरण तमाड़ विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था? विष्णु मानकी और मौजी मानकी। कौन था? विष्णु मानकी और मौजी मानकी। आगे देखते हैं कि जो 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेज को भेजा गया जो इसे दबाने में असफल रहा? तो ये आपका है कैप्टन हॉगन। अच्छा, 1782 ईस्वी में जो तमाड़ विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए, उसका दमन करने के लिए किसे भेजा गया था? मेजर जेम्स क्रॉफर्ड। मेजर जेम्स क्रॉफर्ड। उसके बाद जो 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए किसे भेजा गया था? कैप्टन होगन ने। लेकिन इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा था और इसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर ने यहां इस विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन करने में किस अंग्रेज अधिकारी को सहायता मिली? कैप्टन तो अभी हमने देखा लेफ्टिनेंट कूपर, यानी कि सबसे पहले भेजा गया था कैप्टन होगन को, यह असफल रहा था। तो किसे भेजा गया फिर? लेफ्टिनेंट कूपर को, और यह सफल रहा इस विद्रोह को दमन करने में। अब देखिए, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब संचालित हुआ? तो तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण 1794 से 98 तक संचालित हुआ था। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण, पहला चरण 1782-83, दूसरा चरण 1789, तीसरा चरण 1794 से 98। तीसरा चरण 1794 से 98। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण का तीसरा चरण कब अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था? तो तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण 1796 ईस्वी में 1796 ईस्वी में अपने चरम उत्कर्ष पर था। चरम उत्कर्ष पर था। आगे देखिए कि तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहां के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में
राहे के राजा ने, याद रखिएगा, राहे के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में राहे के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो राहे के राजा नरेंद्र शाही ने, याद रखिएगा, राजा नरेंद्र शाही 1700। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण, याद रखिएगा, कब से कब तक? 1794 से 98, और 1796 में तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण अपने चरम उत्कर्ष पर गया था और नरेंद्र शाही जो कि राहे का राजा था, इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब देखिए, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में आदिवासियों ने इनमें से किस स्थान पर राजा नरेंद्र शाही का विरोध किया था? तो ये आपका स्थान है सोना हातू गांव। सोना हातू गांव में राजा नरेंद्र शाही का विरोध हुआ था। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। आपने देखा था कि ठाकुर भोलानाथ सिंह तमाड़ विद्रोह के प्रथम चरण का भी नेतृत्व करता थे और ठाकुर भोलानाथ सिंह तीसरे चरण के भी नेतृत्व करता रहे। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? तो तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को दबाने वाले थे कैप्टन लिमंड तथा कैप्टन बेन। कौन थे? कैप्टन लिमंड तथा कैप्टन बेन। अब आगे देख लेते हैं। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण 1794-98, तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह, अच्छा, तीसरे चरण का नेतृत्व करता भोलानाथ सिंह था, तो भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ गया था। तो ये कौन था? कैप्टन बेन था, क्योंकि कैप्टन बेन तथा कैप्टन लिमंड को भेजा गया था इसके किसके लिए? दमन करने के लिए, और कैप्टन बेन ने इसको पकड़ लिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जो तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब संचालित हुआ? तो तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण 1807 से 1808, 1807-1808 में तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण संचालित हुआ। याद कीजिए, तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण। अच्छा, 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? तो 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेता था दुखन शाही मुंडा। दुखन शाही मुंडा 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेता था। 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन कैप्टन रफसीज ने किया। कैप्टन रफसीज ने 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह, 1807 का तमाड़ विद्रोह कौन सा है? चौथे चरण का तमाड़ विद्रोह, जिसका नेतृत्व करता थे दुखन शाही मुंडा, और इसका दमन किसने किया? कैप्टन रफसीज ने। तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण कब संचालित हुआ? तो तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण संचालित हुआ था आपका 1810 से 1812 ईस्वी के बीच में। तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण संचालित हुआ 1810-1812 ईस्वी में। 1810-1812, अच्छा, 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह यानी कि पांचवें चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो 1810 के तमाड़ विद्रोह के पांचवें चरण के नेतृत्व करता थे बख्तर शाह। कौन थे? बख्तर शाह थे। आगे देख लेते हैं कि 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो ये आपका किया था लेफ्टिनेंट ओडोनेल। लेफ्टिनेंट ओडोनेल ने 1810 ईस्वी यानी कि पांचवें चरण के तमाड़ विद्रोह का दमन किया था। 1812 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेता बख्तर शाह अंग्रेजों के हमले से बचकर किस स्थान पर भाग गया था? तो ये भागा था सरगुजा। कहां पर? 1812 ईस्वी में, यानी कि पांचवें चरण का जो तमाड़ विद्रोह चल रहा था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्तर शाह थे। और उस समय 1812 ईस्वी में अंग्रेजों के हमले से बच करके ये बख्तर शाह कहां भाग खड़े हुए? तो सरगुजा। ठीक है, कहां? सरगुजा। तमाड़ विद्रोह का अंतिम व छठा चरण कब संचालित हुआ था? तमाड़ विद्रोह का अंतिम और छठा चरण जो है 1819 से 1821। तो हमने क्या देखा? तमाड़ विद्रोह के 1 से लेकर 6 चरण, और एक पहला चरण शुरू हुआ था 1782 में और लास्ट हुआ कहां पर? 1821 में। 1821 में, और इसके बीच 6 चरण में आयोजित संचालित हुआ था तमाड़ विद्रोह। निम्न में से कौन 1819 से 21 तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता थे? तो तमाड़ विद्रोह जो छठे चरण का तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता था रुदन मुंडा तथा कुंटा मुंडा। रुदन मुंडा तथा कुंटा मुंडा ये था आपका 1800 मतलब लास्ट चरण का तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व करता। तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों की से सहायता की मांग की थी? तो तमाड़ के किस राजा ने? तो राजा गोविंद शाही। राजा गोविंद शाही ने अंग्रेजों से सहायता की मांग करी थी। तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था? तो रफसेज और कोलविन के द्वारा। किसने? रफसेज और कोलविन के द्वारा 1819 और 21, 1819 से 21 में तमाड़ विद्रोह का छठा चरण संचालित हुआ, और छठा चरण का जो
नेतृत्व करता थे वो थे आपका रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। उसके बाद जो इस विद्रोह को दमन किसने किया, रबसेज और कोलविन ने। किसने, रबसेज और कोलविन ने। तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता, तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रुदन मुंडा। ये कब का था, छठा चरण का। तो रुदन मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार कर लिया गया, तो रुदन मुंडा को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया था 1820 ईस्वी में। कब, 1820 ईस्वी में। और आगे देखते हैं कि तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कुंटा मुंडा को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया, तो 1821 ईस्वी में। और उसके बाद तमाड़ विद्रोह का दमन कर दिया गया पूरी तरीके से। तिलका आंदोलन, अब देखेंगे हम तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो तिलका आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1783 ईस्वी में। देखिए क्या बोलते हैं, 1782 में कौन हुआ था, इसके पहले तमाड़ विद्रोह, उसके बाद 1782 के बाद 1783 में तिलका आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1783 ईस्वी में। अच्छा, तिलका आंदोलन कब से कब तक चला, तिलका आंदोलन 1783 से 1785 तक चला। तिलका आंदोलन 1783 से 1785 तक। तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। निम्नलिखित में से तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो प्रमुख उद्देश्य इसका क्या था कि आदिवासी के अधिकारों की रक्षा करना, यह भी था, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना और सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। ये तीनों के तीनों तिलका आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वंचरी जोर, वंचरी जोर को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका है वंचरी जोर, भागलपुर। तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वंचरी जोर, और वंचरी जोर को अभी वर्तमान में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था, तो तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। क्या था, तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। अब आगे देखते हैं कि झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था। झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था, तो यह आपका संताल परगना वाले क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु था, तो कौन सा क्षेत्र तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु, भागलपुर। कौन सा क्षेत्र, भागलपुर। तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार के लिए क्या चीज का प्रयोग किया गया था, तो तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार के लिए साल के पत्ते का प्रयोग किया गया था। साल के पत्ते का प्रयोग किया गया था प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, साल के पत्तों का। अब आगे देखिए, तिलका आंदोलन के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, तो याद रखिएगा क्लीवलैंड की। तिलका आंदोलन के दौरान क्लीवलैंड जो एक अंग्रेज अधिकारी था उसका हत्या कर दिया गया था। तिलका आंदोलन के दौरान क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या विद्रोहियों ने कर दी थी। कहां पर, कैसे, तीर मारकर, कैसे, तीर मार करके कर दी थी, ठीक है। आगे देखिए कि तिलका आंदोलन के दौरान विद्रोहियों के द्वारा किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी, तो क्लीवलैंड की हत्या 1784 ईस्वी में कर दी गई थी। तिलका आंदोलन कब से कब तक चला, 1783 से 85 तक, और 1784 में क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी। क्लीवलैंड की हत्या, क्लीवलैंड की हत्या के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया था, तो ये आपका था मेजर आयरकूट, ठीक है। क्लीवलैंड की हत्या करने के बाद आयरकूट ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया था। तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, तो तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों की दमन एवं फूट डालो की नीति, अंग्रेजों की दमन और फूट डालो की जो नीति थी उसका, वह था तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण, ठीक है। इनमें से किस विद्रोह के दौरान गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया, तो गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग जो है तिलका विद्रोह में ही किया गया था। किसमें, तिलका विद्रोह में ही किया गया था गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा शिवाजी के बारे में, गुरिल्ला युद्ध में बहुत महारत हासिल था उन्हें। तो गुरिल्ला युद्ध पहाड़ों में छिप छिप करके जो युद्ध किया जाता है, तो इस तिलका विद्रोह के दौरान गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया था। अच्छा, तिलका मांझी ने निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में छापामार युद्ध का प्रारंभ किया था, तो छापामार युद्ध प्रारंभ हुआ था सुल्तानगंज के पहाड़ी से। कहां से, सुल्तानगंज के पहाड़ी से छापामार का युद्ध का शुरू हुआ था। अब आगे देखते हैं कि तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया गया था, तो यह आपका है सुल्तानगंज पहाड़ी के क्षेत्र से, ठीक है, सुल्तानगंज पहाड़ी क्षेत्र से। अच्छा, तिलका आंदोलन के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन से झूठे हैं ये बता। इस विद्रोह में तिलका मांझी के द्वारा छापा मार युद्ध का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सही। और कहां से किया गया था, तो सुल्तानगंज की पहाड़ी से। इस विद्रोह के दौरान प्रचार प्रसार के लिए साल के पत्तों का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सही है। और इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो आदिवासी स्वायत्ता, आदिवासी स्वतंत्रता, उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे उसकी रक्षा करना था, तो बिल्कुल सही है। अच्छा, इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहां था, झारखंड का पलामू क्षेत्र नहीं, इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र था भागलपुर वाला क्षेत्र, जिसे कि वंचरी जोर के नाम से जाना जाता था। और ये वाला हम लोग देखें तो ये हो जाएगा गलत। अच्छा, तिलका आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन झूठा है, नीचे भी दिया गया है, ठीक है।
यहाँ पर लिखा गया है कि इस आंदोलन में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। तो सही बात है, तिलका आंदोलन में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। अच्छा, इस आंदोलन में लोगों में आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया था। बिल्कुल सही। इस आंदोलन का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था। गुरिल्ला युद्ध था, बिल्कुल सही है। अच्छा, गुरिल्ला युद्ध का अन्य नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो छापामार युद्ध गुरिल्ला युद्ध को ही कहते हैं। तो छापामार युद्ध, और इस युद्ध का शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो सुल्तानगंज पहाड़ी से। कहाँ? सुल्तानगंज की पहाड़ियों में। ठीक है, ये बात है। अच्छा, इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोली से घायल होकर तिलका मांझी की हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल गलत, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा तिलका मांझी को 1785 में भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से फांसी दे दिया गया था। ठीक है, और उस स्थान को आज भी तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है भागलपुर में। तो ये गलत है, आगे बाकी सब सही है। यहाँ कह रहा है कि तिलका मांझी को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो 1785। ठीक है, 1785 अभी हमने देखा था। तिलका मांझी को पकड़ने के लिए किस पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों को जानकारी प्रदान की थी? तो अंग्रेजों को जो जानकारी प्रदान किया था ये जौरा पहाड़िया ने। किसने? जौरा पहाड़िया ने अंग्रेजों को जानकारी प्राप्त की थी इसको गिरफ्तार करवाने में। तिलका मांझी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो तिलका मांझी की मृत्यु हुई थी अंग्रेजों द्वारा इसको फांसी दे दी गई थी। 1785 में इसको पकड़ करके अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से लटका करके इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष तिलका मांझी को फांसी दी गई थी? तो 1785 में। कब वर्ष दी गई थी? 1785 में। अंग्रेजों के द्वारा तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो भागलपुर में दी गई थी, बरगद के पेड़ से लटकाकर। अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को किस वृक्ष पर फांसी दी गई थी? तो बरगद के पेड़ पर दी गई थी। भागलपुर में जिस स्थान पर तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई उसे तिलका की याद में किस नाम से विकसित किया गया है? तो आप बताइए उसका नाम क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये नाम है आपका बाबा तिलका मांझी चौक। बाबा तिलका मांझी चौक। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी आपके कौन है? तो ये है तिलका मांझी। 1785 में होने वाले। अब देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी का नाम क्या है? तो पहले आदिवासी का नाम आपका तिलका मांझी। ठीक है, मुंडा विद्रोह अब हम देखेंगे। मुंडा विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मुंडा विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राहे क्षेत्र में मुंडाओं द्वारा विद्रोह किया गया था। बिल्कुल सही है। इस विद्रोह का कारण जमींदारों को नागवंशी राजाओं की अधीनस्थता को अस्वीकार करना था। इस विद्रोह का कारण क्या था? तो जमींदारों के द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनस्था को अस्वीकार करना इस विद्रोह का कारण था। यह विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का ही विस्तार था। देखिए, तमाड़ विद्रोह 6 चरण में संचालित हुआ था। तमाड़ विद्रोह 6 चरण में संचालित हुआ था, और जो तीसरा चरण था, जो दूसरा चरण था 1789 में जो तमाड़ विद्रोह संचालित हुआ था विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में, तो उसके बाद इसी तमाड़ विद्रोह का अगर देखा जाए तो यह मुंडा जो हम लोग अभी देख रहे हैं मुंडा विद्रोह, उसी का ये क्या था? विस्तार था विष्णु मानकी के नेतृत्व में। अच्छा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सब सही हो जाएगा। ऊपर वाला सब सही हो जाएगा। अब कहता है कि 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राहे में संचालित मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो ये आपका किया था मेजर फॉलर ने। किसने? मेजर फॉलर ने किया था। 1796 ईस्वी के सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1796 के सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा ने किया था। किसने? रामशाही मुंडा तथा ठाकुरदास मुंडा ने किया था 1796 वाला मुंडा विद्रोह। ठीक है, 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व दूखन मानकी ने किया था। याद रखिएगा, 1807 के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व दूखन मानकी ने किया था। 1807 के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो यह उद्देश्य था कि बंदोबस्ती व्यवस्था जो उस समय लगा दी गई थी उस व्यवस्था का विरोध करना ही 1807 के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का उद्देश्य था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1809 से 20 ईस्वी में पलामू में संचालित हुआ था मुंडा विद्रोह। जो 1809 से 20 के बीच में पलामू में संचालित हुआ था मुंडा विद्रोह, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो पलामू के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व भूकन सिंह ने किया था। किसने किया था? भूकन सिंह ने किया था 1809 से 20 वाले मुंडा विद्रोह की। अच्छा, 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। हो विद्रोह कब संचालित हुआ? हो विद्रोह संचालित हुआ था आपका 1820-21 में। हो विद्रोह संचालित हुआ था 1820-21 में। हो लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? हो लोगों के निवास स्थान को हो देशम कहा जाता है। क्या? हो देशम कहा जाता है हो लोगों के निवास स्थान को। ठीक है, तो याद रखिएगा, हो लोगों के निवास स्थान को हो देशम कहा जाता है।
हो विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? तो हो विद्रोह जो किया गया था वो आपके पोरहाट के राजा के विद्रोह, ठीक है, विरुद्ध हो विद्रोह किया गया था। पोरहाट के राजा के विरुद्ध हो विद्रोह किया गया था। हो विद्रोह का कारण क्या था? तो हो विद्रोह का कारण था कि पोरहाट के राजा के द्वारा हो जनजाति पर जो प्रत्यक्ष नियंत्रण, एक तरह से डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना। हो देशम क्या कहलाता है? तो हो लोगों के निवास स्थान को हो देशम कहा जाता है और पोरहाट के राजा चाहते थे कि हम हो देशम के ऊपर निवास कर ले अंग्रेजों से मिल करके, तो यही कारण था कि हो विद्रोह शुरू हो गया। अच्छा, हो विद्रोह जो आपका हो विद्रोह के पूर्व हो देशम में पोरहाट के राजा के साथ किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया था? तो ये आपका था मेजर रपसेज। देखिए हो विद्रोह कब शुरू हुआ? जबकि हो देशम यानी कि हो लोगों के रहने का जो निवास स्थान है वहां पर पोरहाट के राजा और एक अंग्रेज अधिकारी मेजर रपसेज आकर के वहां पर अंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया था और वो चाहते थे कि यहां पर हम डायरेक्ट यहां पर अपना कंट्रोल जमा ले, तो इसी के विरोध में यह विद्रोह हुआ था, हो विद्रोह, ठीक है। हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति के लोगों एवं अंग्रेजी सेना के बीच इनमें से किस नदी के किनारे संघर्ष हुआ था? तो यह आपका नदी है रोरो नदी के तट पर, ठीक है, रोरो नदी के किनारे। याद रखिएगा हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति के लोग और अंग्रेजी सेना के बीच रोरो नदी के किनारे संघर्ष हुआ था। हो विद्रोह इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था आपके चाईबासा वाले क्षेत्र में। किसमें? चाईबासा वाले क्षेत्र में हो विद्रोह हुआ था, ठीक है। हो जनजाति हो विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो हो विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को पराजित कर दिया। अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को पराजित कर दिया था। अब कह रहा है कि हो विद्रोह के बाद इनमें से कौन सी स्थिति बनी? हो विद्रोह के बाद इनमें से कौन सी स्थिति बनी थी? तो याद रखिएगा कि जो आपका हो देशम यानी कि हो लोगों के रहने का निवास स्थान, उसके उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर लिया। यानी कि हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर लिया और हो देशम के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देने से मना कर दिया। तो ये दोनों सही है इसका परिणाम के स्वरूप, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों के द्वारा पोरहाट के राजा को कर देने से मना करने के बाद 1821 ईस्वी में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सेना ने प्रवेश किया था? तो यह आपका था कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में। किसके? कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में हो देशम में प्रवेश किया था, हो देशम के दक्षिणी भाग में, ठीक है। आगे देखिए कि जो हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों ने अंग्रेजों से पराजित होने के बाद जमींदारों को प्रति हल कितना स्वीकार किया, ठीक है। तो ये आपका था 8 आना, ठीक है, 8 आना स्वीकार किया था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा स्थान था? अच्छा, झारखंड का सबसे पहला सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो यह आपका था कोल विद्रोह। याद रखिएगा कोल विद्रोह झारखंड का सबसे पहला सुसंगठित व्यापक तौर पर जनजातीय विद्रोह जो फैला था वो आपका था। पर कहा जा रहा है कि कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो कोल विद्रोह का जो प्रमुख कारण था यह आपका लगान की ऊंची दर, ठीक है, लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि के मालिकाना हक की समाप्ति, यह भी सही है। आगे देखिए पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानूनों का लागू किया जाना, यह भी सही है। अच्छा, अंग्रेजों के द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को टॉर्चर किया जाना, यह सब सही है, जिसके कारण कोल विद्रोह पनपा था। अब देखिए तो यहां से याद रख लीजिएगा कि कोल विद्रोह का कारण क्या था, सुनिए एक बार। तो लगान की ऊंची दर, और अगर लगान नहीं दे पाया तो आप भूमि से आपका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। पढ़ा पंचायत व्यवस्था, जो कोल लोगों का जो एक पंचायत व्यवस्था था उसको अंग्रेजी कानून के जगह पर उसको पढ़ा पंचायत को खत्म करके अंग्रेजी कानून लागू किया जाना, यह भी था। और अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों को टॉर्चर किया जाता था अफीम की खेती करने के लिए। तो ये सारे के सारे कारण थे कोल विद्रोह का, ठीक है। पतचुई क्या था? पतचुई क्या था? तो पतचुई जो है ये आपका कोल जनजातियों की परंपरा का अंश ये था नहीं। अच्छा, अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर, याद रखिएगा अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर ही था पतचुई, अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर। कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पहले इनमें से किस व्यक्ति जमीनें छीनकर सिखों को दे दी गई थी? अच्छा, कोल विद्रोह जब शुरू हुआ था तो उसके पहले ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति का जमीन छीनकर सिखों को दे दिया गया था, और यह व्यक्ति कौन था? तो सिंह राय मानकी का जमीन छीन करके सिखों को दे दिया गया था। यह कोल विद्रोह से पहले हुआ था। कोल विद्रोह से पहले किस समूह के लोगों के द्वारा सिंह राय मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली गई थी? तो यह आपका है सिख के लोगों के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बंदगांव, कोल विद्रोह से पहले सिंहभूम के बंदगांव में किस मुस्लिम युवक के द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली गई थी? तो यह आपका है
जफर अली के द्वारा। ठीक है, जफर अली के द्वारा ऐसा किया गया था। अच्छा, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीन को वापस लेने के लिए हमला किया था? तो ये आपका है सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा दोनों ने, क्योंकि सुरगा मुंडा की और सिंगराई मानकी दोनों इससे व्यथित थे। ठीक है, दोनों इससे टॉर्चर्ड थे। तो देखिए, कहा जाता है कि निम्न में किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने के लिए हमला किया था? तो ये आपका दोनों हो जाएगा, सिंगराई मानकी तथा सुरगा मुंडा दोनों। अब यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए, सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था? तो यह आपका किया गया था लंका गांव में। कहां पर? लंका गांव में इसका आयोजन किया गया था। कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने के लिए तमाड़ के लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी? तो यह बैठक की व्यवस्था करी थी बिंदराय मानकी ने। किसने? बिंदराय मानकी ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हुआ? तो कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हुआ था पलामू में, मानभूम में, छोटा नागपुर, खास मतलब ये तीनों क्षेत्र में कोल विद्रोह तीव्रता से प्रसारित हुई थी। अच्छा, कोल विद्रोह को निम्न में नीचे लिए गए किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला था? तो ये आपका है मुंडा का, चेरो का, खरवार का, यानी कि मुंडा, चेरो, खरवार, इन सारे के सारे जनजातियों का व्यापक रूप से समर्थन मिला था कोल विद्रोह को, मुंडा, चेरो, खरवार, याद रखिएगा। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा? कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से? तो हजारीबाग। हजारीबाग पूरी तरह से कोल विद्रोह से अछूता रहा था। अब देखते हैं हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं होने का प्रमुख कारण क्या था? तो हजारीबाग के क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं होने का प्रमुख कारण था कि इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी का होना। इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी का होना। ठीक है, अब कह रहा है कि कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया था। कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक के रूप में तीर का प्रयोग किया गया था। कोल विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया था? तो यह आपका है बुद्धू भगत। याद रखिएगा, कोल विद्रोह के दौरान एक व्यक्ति बुद्धू भगत और अपने भाई कई साथियों के साथ मारा गया था, बुद्धू भगत था। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत को मारा था? तो कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत को मारा था कैप्टन इम्पे ने। कैप्टन इम्पे ने। किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर व गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया? तो ये आपका है कैप्टन विल्किंसन। याद रखिएगा कि कौन से अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर, गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया? तो कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन ने। अब देख लेते हैं पिठौरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी? तो ये आपका जगतपाल सिंह। पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने, उस समय जो गवर्नर जनरल थे, उसने कितने रुपए प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा करी थी? तो यह आपका 313 रुपए था। कितना? 313 रुपए घोषणा करी थी देने की। अब आगे देखिए कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह को, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेजों की मदद करने के बदले आजीवन पेंशन देने की घोषणा करी थी? तो ये आपका था विलियम बेंटिक। ये कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहां का निवासी था? कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा निवासी था बंदगांव सिंहभूम का। कहां पर? बंदगांव सिंहभूम का। सिंहभूम के बंदगांव का निवासी था कोल विद्रोह के प्रमुख नेता सुरगा। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ का निवासी था? तो कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत सिल्ली का निवासी था। सिल्ली का निवासी था। अच्छा, किस साल सिंगराई मानकी, किस साल सिंगराई मानकी, एक मिनट, किस साल सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया? तो आत्मसमर्पण किया गया और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कोल विद्रोह कमजोर पड़ जाता है। यह आपका है 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे सिंगराई मानकी, सुरगा मुंडा, इन सब ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके फलस्वरूप यह हुआ कि कोल विद्रोह जो है यह आपका क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि जो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया था? तो ये आपका है जंगल महल। याद रखिएगा, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से जंगल महल को नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में गठित किया गया था। अब कह रहा है कि कोल विद्रोह के
कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया था? तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किया गया था। दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किया गया था। अच्छा, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किस साल किया गया था? तो ये किया गया था 1833 में। 1833 में दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किया गया था कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी का फर्स्ट एजेंट कौन था? तो ये आपका था विल्किंसन। ये आपका कौन था? विल्किंसन था। ठीक है, आगे देखिए कि नीचे दिए गए किस विद्रोह के पश्चात मुंडा मान की शासन प्रणाली को वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए? तो ये आपका था कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप। अच्छा, कोल विद्रोह के बाद ऐसा होता है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था का वित्तीय मतलब इकोनॉमिकली और उसको जुडिशियरी अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, ये अंग्रेज लोग क्यों किया था? तो आप लोग ये जानते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं उसको, दबाव में आकर के। ठीक है, अब देखते हैं भूमिज विद्रोह के बारे में। भूमिज विद्रोह को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने। भूमिज विद्रोह को नेतृत्व गंगा नारायण ने प्रदान किया था। भूमिज विद्रोह को नेतृत्व गंगा नारायण ने प्रदान किया था। अच्छा, किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा भूमिज विद्रोह को ही कहा जाता है। गंगा नारायण का हंगामा भूमिज विद्रोह को ही कहा जाता है। भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया? तो भूमिज विद्रोह संचालित किया गया था 1832-33 में। भूमिज विद्रोह संचालित किया गया था 1832-33 में। भूमिज विद्रोह को बिंद्राई मानकी के द्वारा किस कारण से सहयोग प्रदान किया गया? ठीक है, ये आपका क्या है, किस कारण से सहयोग प्रदान किया? अच्छा, इसके ऊपर वाला हम लोगों ने नहीं देखा। भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन प्राप्त था? तो भूमिज विद्रोह को किस विद्रोह के सॉरी कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन प्राप्त था? तो ये आपका है बिंद्राई मानकी के द्वारा। बिंद्राई मानकी जो कि कोल विद्रोह का नेता था और ये भूमिज विद्रोह को सपोर्ट किया था। क्यों किया था ऐसा? तो नीचे देखिए कि भूमिज विद्रोह को बिंद्राई मानकी के द्वारा किस कारण से सहयोग दिया गया था? तो ये आपका जो कारण था कि क्योंकि भूमिज विद्रोह आदिवासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय था। आदिवासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण बिंद्राई मानकी जो कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता था, उसने भूमिज विद्रोह में सपोर्ट किया था। ठीक है, आगे देखिए 1798 ईस्वी की बात है। अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के नियम की उपेक्षा करते हुए इनमें से किसे बाण भूमि का राजा नियुक्त कर दिया था? तो बाण भूमि का राजा गंगा गोविंद सिंह को नियुक्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा उत्तराधिकार का जो भी नियम है उसको उपेक्षित करते हुए। आगे देखिए भूमिज विद्रोह से पहले बाणभूम के किस दीवान ने भूमिज विद्रोह से पहले बाणभूम के किस दीवान ने अपने चचेरे भाई गंगा नारायण को मिलने वाली जागीर बंद करवा दी थी? तो भूमिज विद्रोह से पहले बाणभूम के दीवान जो थे वो कौन थे भाई? तो ये आपका था माधव सिंह। माधव सिंह ने अपने भाई चचेरे भाई गंगा नारायण को मिलने वाली जो जागीर थी वो बंद करवा दी थी भूमिज विद्रोह से पहले। ठीक है, तो गंगा नारायण का हंगामा ही कहलाता है भूमिज विद्रोह। तो इसके बाद भूमिज विद्रोह स्टार्ट हुआ था, इसके बाद ही भूमिज विद्रोह। अच्छा, भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेजों के द्वारा अवैध तरीके से गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी बना दिया जाना। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा अवैध तरीके से गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी बना दिया जाना, ये था भूमिज विद्रोह का क्या बोलते हैं प्रमुख कारण। ठीक है, अच्छा देखिए गंगा नारायण के द्वारा बाण भूम के किस दीवान की हत्या कर भूमिज विद्रोह का प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका था माधव सिंह। किसको? माधव सिंह की हत्या करके किसका किया गया था? भूमिज विद्रोह का आंदोलन का संचालन किया गया था, शुरुआत किया गया था। भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में संचालित हुआ? तो भूमिज विद्रोह संचालित हुआ था सिंहभूम वाले क्षेत्र में। भूमिज विद्रोह संचालित हुआ था सिंहभूम वाले क्षेत्र में। अच्छा, भूमिज विद्रोह के प्रारंभ होने के बाद गंगा नारायण ने किस राज्य पर एक बड़ी सेना के साथ कब्जा करने के उद्देश्य से चढ़ाई कर दी थी? तो ये आपका है बाणभूम। ठीक है, बाणभूम। आगे देखते हैं, यहां पर लिखा गया है कि गंगा नारायण के द्वारा बाणभूम पर चढ़ाई करने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? गंगा नारायण जो कि भूमिज विद्रोह के प्रमुख नेता थे और इसी के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह शुरू हुआ था, जिसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, उसने बाणभूम पर चढ़ाई किया था और इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। बाणभूम पर चढ़ाई के दौरान गंगा नारायण के साथ घटवालों की एक बड़ी सेना थी, बिल्कुल सही है। इस दौरान गंगा नारायण की सेना ने कैप्टन रसेल की नेतृत्व वाली सेना पर सफलतापूर्वक हमला कर दिया था। ठीक है, इस दौरान गंगा नारायण की सेना ने अंग्रेज अधिकारी ब्रैडन व ट्रीमर की नेतृत्व वाली सेना पर सफलतापूर्वक हमला किया था, बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों के तीनों सही है। अब आगे देखते हैं कि जो इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व वाली सेना ने गंगा नारायण के खिलाफ अभियान चलाकर उसके कई गढ़ों को नष्ट कर दिया था? तो ये आपका कौन सा है? कैप्टन डेंट। कैप्टन डेंट ने ऐसा किया था। देखिए भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ने के बाद गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ इनमें से किस क्षेत्र की ओर चले गए? तो गंगा नारायण अपने समर्थकों के
साथ सिंहभूम की ओर चले गए थे भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ने के बाद। सिंहभूम क्षेत्र में पलायन करने के बाद कोल लड़ाकों के साथ मिलकर गंगा नारायण ने खरसावा के किस राजा के राज्य पर धावा बोल दिया था? तो ये आपका किसके खिलाफ? तो ठाकुर चेतन सिंह। याद रखिएगा, सिंहभूम क्षेत्र में चला गया कौन? भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ने के बाद गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ, उसके बाद ये वहां पर जाने के बाद कोल लड़ाकों के साथ मिलकर गंगा नारायण खरसावा के राजा ठाकुर चेतन सिंह पर धावा बोल दिया था। क्या? वो धावा बोल दिया था। आगे देखिए कि कहा जा रहा है कि बताइए गंगा नारायण की मृत्यु किस साल हो गई थी? गंगा नारायण की मृत्यु जो है वो 1833 में हो गई थी। गंगा नारायण की मृत्यु 1833 में हो गई थी। इनमें से किसके साथ लड़ते हुए गंगा नारायण की मृत्यु हो गई? तो गंगा नारायण की मृत्यु हुई थी चेतन सिंह के साथ लड़ते हुए। गंगा नारायण की मृत्यु हो गई थी चेतन सिंह के साथ लड़ते हुए। अब देखिए, गंगा नारायण की मृत्यु के बाद ठाकुर चेतन सिंह ने उनका सर काटकर, गंगा नारायण की मृत्यु के बाद ठाकुर चेतन सिंह ने उनका सर काटकर इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा था, और जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को इनाम के स्वरूप 5,000 रुपये मिले थे? हाय रे, 5,000 रुपया कैप्टन विल्किंसन के दिया था। ठीक है, कैप्टन विल्किंसन को। अब हम देखेंगे संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह को, तो संथाल विद्रोह में सबसे पहले कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? तो हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है संथाल विद्रोह को। सीधा सा बात है, हूल विद्रोह के नाम से संथाल विद्रोह को ही जाना जाता है। तो याद रखिएगा, हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है संथाल विद्रोह को। ठीक, अब आगे देखते हैं कि जो निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह संथाल परगना का प्रथम जन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो संथाल परगना का प्रथम पहला जन क्रांति जो है वो आपका संथाल विद्रोह ही है। कौन सा? संथाल विद्रोह ही है। अच्छा, जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है? तो जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्रांति और बगावत दोनों होता है। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्रांति तथा बगावत दोनों होता है। अब देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से, मतलब नीचे दे गए, किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी। कार्ल मार्क्स ने भारत के प्रथम जन क्रांति किसको कहा? संथाल विद्रोह को कहा था। संथाल विद्रोह को कहा था। अब देखिए, कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा भी दी जाती है। तो संथाल विद्रोह को मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। तो देखिए, संथाल विद्रोह के बारे में सुनिएगा कि संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। हूल का मतलब क्रांति तथा बगावत दोनों होता है। और कार्ल मार्क्स ने भारत की प्रथम जन क्रांति किसको कहा? संथाल विद्रोह को ही कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो ये दिया गया है, हाँ, सिद्धू कान्हू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? सिद्धू कान्हू के अलावे किसका संबंध? तो चांद और भैरव। सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, इसका संबंध संथाल विद्रोह से है। आगे देखिए, ये देखिए सिंगराई बिंदराई, ये सब तो हमने देखा था भूमिज विद्रोह में। ठीक है, अब देखते हैं कि नीचे दिए गए किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है? तो किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से भैया? तो फूलो और झानो। याद रखिएगा, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू और फूलो जानो, दोनों बहन का संबंध संथाल विद्रोह से है। ठीक है, आगे देखिए कि जो संथाल परगना के क्षेत्र में, संथाल परगना के क्षेत्र में संथालों का सर्वाधिक आगमन इनमें से किस अवधि में हुआ था? तो संथाल परगना वाले क्षेत्र में संथालों का सर्वाधिक आगमन जो है इस क्षेत्र में हुआ था 1815 से 30 में लेकर के, 1815 से 30 के बीच में। ठीक है, अच्छा, कहा जा रहा है कि कौन से किन स्थानों के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए संथालों को बेगार करने के लिए विवश किया गया था? अच्छा, बेगार का मतलब क्या है? कि चुपचाप काम करो, पैसा का टेंशन नहीं लो, पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है बेगार। और भागलपुर से वर्धमान जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो उसमें संथालों को बेगार करने पर मजबूर किया गया था, विवश किया गया था। संथाल विद्रोह की, और यही सब टॉर्चर के कारण विद्रोह पनपता था। ठीक है, तो संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई? संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह के प्रारंभ में, संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पहले किस थाने के दारोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था? तो ये आपका था दिग्घी थाना। ठीक है, दिग्घी थाना। तो याद रखिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ? उसके पहले जो है, संथाल विद्रोह से पहले ऐसा हुआ था कि एक दिग्घी थाना का दारोगा था और उसके सहायता से वहां के स्थानीय साहूकार ने घर में एक मामूली चोरी होने के कारण संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पहले दिग्घी थाने के किस दारोगा की सहायता से स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था? तो ये था आपका महेश लाल दत्त। कौन था? महेश लाल दत्त। अब आगे देख लेते हैं कि जो कहा जा रहा है कि संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो
संथाल विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो आपका था अंग्रेजों और गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों का शोषण। अंग्रेज और गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों का शोषण संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था। अच्छा, नीचे दिए गए किस स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ? तो ये आपका संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था भोगनाडी के भोगनाडी से। कहां से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था? भोगनाडी से। याद कीजिए, संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था भोगनाडी से। संथाल विद्रोह से पहले किस तिथि को भोगनाडी नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया था? तो संथाल विद्रोह से पहले 30 जून 1855 को भोगनाडी में आदिवासियों की एक बैठक व्यवस्था करी गई थी। आगे देखते हैं कि संथाल विद्रोह से पहले भोगनाडी गांव में एक बैठक हुआ था और उनमें क्या नारा दिया गया था? तो उसमें नारा दिया गया था अपना देश अपना राज। ठीक है, संथाल विद्रोह का याद रखिएगा, ये नारा भी है। संथाल विद्रोह से पहले भोगनाडी गांव में जो बैठक हुआ वहां पर नारा दिया गया था अपना देश अपना राज, अपना देश अपना राज। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से कहते हैं, और ये आपको बताना अपना देश अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये कौन से विद्रोह का नारा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब देखिए, किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? अच्छा, किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जून को। किस तिथि को हूल दिवस के रूप में? 30 जून को मनाया जाता है। संथाल विद्रोह से पहले की बात है, भोगनाडी गांव में जो बैठक हुई थी वहां पर आदिवासियों के द्वारा राजा, किसे राजा घोषित किया गया था? तो किसे घोषित किया गया था? सिद्धू को। किसे? सिद्धू को राजा घोषित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो यहाँ पर लिखा गया है कि संथाल विद्रोह से पहले भोगनाडी गांव में एक बैठक हुआ था और उसमें मंत्री किसे नियुक्त किया गया? राजा घोषित किया गया सिद्धू को, और मंत्री नियुक्त किया गया था कान्हू को। किसे? मंत्री नियुक्त किया गया था कान्हू को। संथाल विद्रोह से पहले भोगनाडी गांव में आयोजित हुई थी एक बैठक और आदिवासियों ने प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो प्रशासक नियुक्त किया था चांद को। याद कीजिए, सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, प्रशासक नियुक्त किया चांद को। और आगे देखते हैं कि संथाल विद्रोह से पहले जो भोगनाडी में, तो सेनापति किसे नियुक्त किया? तो सेनापति नियुक्त किया था आपके भैरव को। तो याद रखिए, चांद को प्रशासक, भैरव को सेनापति, और मंत्री किसे? तो कान्हू को, और राजा किसे? तो सिद्धू को यहां पर बनाया गया था। तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, और दो बहन थी फूलो जानू। तो ये सब याद रखिएगा, दो बहन थी फूलो जानू। ठीक है, अब देखते हैं संथाल विद्रोह से पहले, संथाल विद्रोह से पहले भोगनाडी में जो एक बैठक हुई थी उसमें घोषणा करी गई थी कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। तो ये जो कहा था, किसने कहा था? किसने यह घोषणा दी थी? तो ये घोषणा की थी सिद्धू और कान्हू ने। किसने किया घोषणा? सिद्धू और कान्हू ने। अब देखिए, कहा जा रहा है कि संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त और किस क्षेत्र में हुआ? तो संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त हजारीबाग में, बीरभूम में, छोटा नागपुर, इन सभी क्षेत्रों में संथाल विद्रोह का प्रभाव हुआ था। अब देखिए, आगे दिया गया है कि हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने। किसने? लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने संथाल विद्रोह का हजारीबाग में क्या किया था? नेतृत्व किया था। अब देखते हैं कि बीरभूम वाले क्षेत्र में, बीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो बीरभूम वाले क्षेत्र में संथाल विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था गोरा मांझी ने। बीरभूम वाले क्षेत्र में, हजारीबाग में किसने? लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने, और बीरभूम वाले क्षेत्र में गोरा मांझी। ठीक है, तो बीरभूम वाले क्षेत्र में गोरा मांझी ने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जो जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? तो ये याद रखिएगा, संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश, ये था आपका संथाल विद्रोह का नारा। ठीक है, अब देखते हैं 7 जुलाई 1855 ईस्वी को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया? तो ये आपके जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो थे जनरल लॉयड। कौन? जनरल लॉयड। ठीक है, अब देखिए, संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना का कौन मेजर पराजित हो गया? संथाल विद्रोह के दौरान मेजर बारो, जो कि अंग्रेजी सेना का मेजर था, ये पराजित हो गया था संथाल विद्रोह के दौरान। मेजर बारो याद रखिएगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि संथाल विद्रोह के दौरान किस दारोगा की हत्या कर दी गई थी? तो संथाल विद्रोह के दौरान जो दारोगा थी दिग्गी थाने का माधवलाल दत्त, जो कि जिसके साथ मिल करके वहां के साहूकार ने छोटी सी चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था। तो दिग्गी थाने के
दारोगा माधवलाल दत्त को भी क्या भी हत्या कर दिया गया था, और करहरिया थाने का दारोगा प्रताप नारायण, इसका भी हत्या कर दिया गया था। तो याद रखिएगा दोनों की हत्या कर दी गई थी, एक बार ध्यान में रखना आपको, ठीक है। करहरिया थाने का दारोगा प्रताप नारायण की भी हत्या कर दी गई थी। अब देखिए संथाल विद्रोह के दौरान 16-17 सितंबर 1855, याद कीजिए 16-17 सितंबर 1855 ईस्वी में किसके नेतृत्व में लगभग 3000 संथाल विद्रोहियों ने कई थानों व गांवों पर कब्जा कर लिया था। तो ये कौन था? सुंदरा और रामा मांझी, याद रखिएगा सुंदरा और रामा मांझी। संथाल विद्रोह के दौरान 16-17 सितंबर 1855 को सुंदरा व रामा मांझी के नेतृत्व में लगभग 3000 संथाल विद्रोहियों ने कई थानों और गांवों पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब देखते हैं कि संथाल विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर कितने रुपये इनाम की घोषणा रखी थी? तो 10,000 रुपये। देखो बहुत होता है, उस समय के लिए बहुत था, 10,000 रुपये इनाम की घोषणा करना पड़ा। सोचिए कि विद्रोह का स्वरूप कैसा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था? तो सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार किया गया था आपका दिसंबर 1855 में। सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार किया गया था दिसंबर, एक मिनट, कहा जा रहा है कि किस न्यायालय में सिद्धू मुर्मू पर मुकदमा चलाया गया था? तो ये आपका था भागलपुर न्यायालय में, ठीक है। भागलपुर न्यायालय में सिद्धू मुर्मू पर मुकदमा चलाया गया था। दिसंबर 1855 में उसे पकड़ा गया और उस पर मुकदमा चलाया गया कि भागलपुर न्यायालय में। सिद्धू को जो भोगनाडीह में आयोजित हुआ था बैठक, उसमें उसे राजा बनाया गया था। प्रशासक किसे बनाया गया था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, किस तिथि को सिद्धू मुर्मू को फांसी की सजा दे दी गई थी? तो याद रखिएगा कि जो 5 दिसंबर 1855 को 5 दिसंबर 1855 को सिद्धू मुर्मू को फांसी दे दी गई थी। और आप देखिए कि चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी थी? चांद और भैरव को गोली मारकर हत्या करी गई थी। और ये कौन सा स्थान था? तो बरहेट स्थान पर, बरहेट साहिबगंज जिले के बरहेट जो है वहां पर चांद भैरव को गोली मार दी गई थी, ठीक है। आगे देखिए कान्हू को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार कर लिया था? तो कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया फरवरी 1856 में। फरवरी 1856 में कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई? तो अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी भोगनाडीह गांव में। अंग्रेजों द्वारा कान्हू को भोगनाडीह गांव में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए नीचे दिए गए किस अंग्रेज अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो संथाल विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन तथा लेफ्टिनेंट रीड, इन तीनों ने संथाल विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इन तीनों ने, ठीक है। याद रखिए कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन तथा लेफ्टिनेंट रीड। अच्छा, संथाल विद्रोह में लगभग कितने लोगों ने भागीदारी की थी? तो संथाल विद्रोह में लगभग आपके 50,000 लोगों ने भागीदारी की थी। संथाल विद्रोह में लगभग 50,000 लोगों ने भागीदारी की थी। संथाल विद्रोह के दौरान लगभग कितने लोग मारे गए थे? तो संथाल विद्रोह के दौरान लगभग 15,000 लोग मारे गए थे, ठीक है। संथाल विद्रोह के दौरान लगभग 15,000 लोग मारे गए थे। अंग्रेजों के द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में किस टावर का निर्माण किया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में निर्माण कराया गया था मार्टिलो टावर का निर्माण किसके लिए किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव के लिए इसका निर्माण कराया गया था। संथाल विद्रोहियों द्वारा पाकुड़ की किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया था? तो यह है आपका रानी क्षेमा सुंदरी। रानी क्षेमा सुंदरी से संथाल विद्रोहियों के द्वारा पाकुड़ की जो रानी क्षेमा सुंदरी है उससे सहायता का आग्रह किया गया था, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि संथाल विद्रोह के दमन के बाद नीचे किस नाम से एक नए जिले का गठन किया गया? तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह के दमन के बाद नॉन रेगुलेशन जिले का गठन किया गया था, ठीक है। नॉन रेगुलेशन नाम से जिले का मतलब नाम से नए जिले का गठन किया गया था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि जो संथाल विद्रोह के बाद किस तिथि को नॉन रेगुलेशन नामक एक अलग जिला का निर्माण किया गया था? तो संथाल विद्रोह के बाद जो है 30 नवंबर 1856 को एक अलग जिले का निर्माण किया गया था नॉन रेगुलेशन के नाम से। अब देखिए संथाल विद्रोह के बाद निर्मित नॉन रेगुलेशन जिला का नाम बाद में क्या कर दिया गया? तो संथाल विद्रोह के बाद जो नॉन रेगुलेशन जिला था बनाया गया था उसका बाद में नाम कर दिया गया था संथाल परगना, याद रखिएगा संथाल परगना, ठीक है। संथाल परगना जिला का पहला जिलाधीश कौन था? तो संथाल परगना जिला का पहला जिलाधीश जो था वो एसली एडन था। एसली एडन था संथाल परगना जिला का पहला जिलाधीश, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि जो इनमें से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिन ए कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था? तो किसकी रिपोर्ट पर? तो ये एलिस एडम्स, याद रखिएगा एलिस एडम्स के रिपोर्ट के आधार पर दामिन ए कोह का नाम बदलकर संथाल परगना रख दिया गया था, संथाल परगना रख दिया गया था। अब आगे देख लेते हैं कि जो संथाल परगना में किस साल यूल रूल की व्यवस्था की गई थी? संथाल परगना वाले क्षेत्र में यूल रूल की व्यवस्था करी गई थी 1856 ईस्वी में।
और ये जो यूल रूल है, इसको भागलपुर का उस समय कमिश्नर था जॉर्ज यूल, और उसके नाम पर, या फिर ये कहे कि उसी के हेल्प से इस यूल रूल को लाया गया था। और इस यूल रूल की जो विशेषता थी, इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी विशेषता पूछी जा रही है कि बताइए इसकी विशेषता क्या थी यूल रूल की, तो ये याद रखिएगा कि इस रूल के तहत जो ग्राम प्रमुख होगा उसको पुलिस की शक्तियां प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, उसको पुलिस की, यानी कि ये जो यूल रूल था, ये एक तरह से क्या था, एक पुलिस कानून की व्यवस्था थी। कैसा? पुलिस कानून का व्यवस्था था। और इस रूल के तहत जो ग्राम प्रधान होता था, आदिवासियों का जो ग्राम प्रधान होता था, उसके तहत उस ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान कर दी गई। तो ये था यूल रूल। अब आगे देखते हैं कि जो चांद भैरव कौन थे। तो चांद भैरव जो थे वो आपको कौन थे? सिद्धू कानू के भाई थे चांद भैरव। और फूलो जानो कौन थी? फूलो जानो भी जो थी वो आपके सिद्धू कानू की बहन थी। ठीक है, सिद्धू कानू की बहन। सरदारी आंदोलन, इनमें से किस आंदोलन को मुल्की मिल्की, इसमें से किस आंदोलन को मुल्की मिल्की नाम का आंदोलन भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सरदारी आंदोलन को मुल्की मिल्की नाम से भी जाना जाता है। और मुल्की मिल्की का तात्पर्य क्या होता है? मुल्की मिल्की का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है मातृभूमि जमीन, मतलब हमारा मातृभूमि, हमारा जमीन, मुल्की मिल्की। तो सरदारी आंदोलन का यही ये था, मतलब इसका तात्पर्य था, जैसे कि मुल्की मिल्की नाम से भी जाना जाता था। अब आगे देखिए कि जो सरदारी आंदोलन लगभग कितने साल चला। तो सरदारी आंदोलन लगभग 40 सालों तक चला था। ठीक है, सरदारी आंदोलन लगभग 40 सालों तक चला था। और सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण था कि जमींदारों के द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से, उनकी जमीनों से वंचित किया जाना जो था, ये सरदारी आंदोलन का क्या था? प्रमुख कारण था। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो सरदारी आंदोलन किया गया मुख्यतः किसके द्वारा? तो सरदारी आंदोलन मुख्यतः किया गया था कोल सरदारों के द्वारा। कोल सरदारों के द्वारा मुख्यतः सरदारी आंदोलन किया गया था। सरदारी आंदोलन को किस अन्य जाति का भी समर्थन प्राप्त था? तो सरदारी आंदोलन को मुंडा और उरांव दोनों जनजाति का समर्थन प्राप्त था। तो सरदारी आंदोलन को मुंडा तथा उरांव दोनों जनजाति का समर्थन प्राप्त था, यह भी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि जो सरदारी आंदोलन है, उसके उद्देश्यों, इसके उद्देश्यों के आधार पर कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? तो ये आपका 3 चरणों में, सरदारी आंदोलन को उद्देश्य के आधार पर 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। सरदारी आंदोलन का पहला चरण जो था, सरदारी आंदोलन का पहला चरण जो है वो आपका कौन सा, कब से कब तक था? तो ये आपका था 1858 से लेकर के 1881 तक। याद रखिएगा, सरदारी आंदोलन का पहला चरण 1858 से 1881 तक। और उसके बाद सरदारी आंदोलन के पहले चरण किस रूप में संचालित हुआ था? तो सरदारी आंदोलन का पहला चरण भूमि आंदोलन के रूप में संचालित हुआ था, भूमि आंदोलन के रूप में संचालित हुआ था। अब आगे देखते हैं कि सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण कब संचालित हुआ? तो सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण संचालित हुआ था 1881 से 90। पहला चरण कब से कब तक? तो पहला चरण आपका हुआ था 1858 से 1881, दूसरा चरण 1881 से 90 सरदारी आंदोलन चला था। अब आगे देखते हैं कि सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ था? तो सरदारी आंदोलन का जो दूसरा चरण था वो आपका पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में संचालित हुआ था। पहला आंदोलन, जो पहला चरण था भूमि आंदोलन के रूप में, और दूसरा चरण था अब भूमि मिल गया तो उसको कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, उस आंदोलन के रूप में दूसरा चरण संचालित हुआ था 1881 से 1890 के बीच। अब कहा जा रहा है कि सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण कब संचालित हुआ? तो सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण संचालित हुआ था 1890 से 95। पहला चरण 1885 से 1881, 1858 से 1881, 1881 से 1890 दूसरा चरण, और 1890 से 1895 तीसरा चरण। अच्छा, तीसरा चरण किस रूप में संचालित हुआ था? तो तीसरा चरण राजनैतिक आंदोलन के रूप में। देखिए, पहला चरण भूमि आंदोलन के रूप में, दूसरा चरण पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में, तीसरा चरण राजनैतिक आंदोलन के रूप में। कहा जा रहा है कि भूमि आंदोलन के रूप में संचालित सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण का उद्देश्य क्या था? तो यह उद्देश्य था अपनी हड़पी गई भूमि को वापस करना। ठीक है, अपनी हड़पी गई भूमि को वापस करना। सरदारी आंदोलन का पहला चरण किस स्थान से शुरू हुआ था? सरदारी आंदोलन का पहला चरण छोटा नागपुर खास से शुरू हुआ था, छोटा नागपुर खास से शुरू हुआ था। सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण के व्यापक प्रसार को देखते हुए इनमें से किस व्यक्ति को भूयरी कास्ट के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी प्रदान कर दी गई थी? देखिए, सरदारी आंदोलन का जो व्यापक को देख करके लोगों, जो अंग्रेज अधिकारियों को लगा अब ऐसे नहीं होगा, इसके लिए कुछ करना होगा, जरा देखो, इसका सर्वे कराओ कि सही में इसका जमीन छीना गया है या फिर इसके ऊपर अत्याचार हुआ या इसको किस प्रकार से चुप कराया जाए। तो उन लोगों ने क्या किया कि इसके लिए कुछ सर्वे कराया जाएगा और जिसका जमीन है उसको लौटा दिया जाएगा। तो यहां पर यही है कि सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण के व्यापक प्रसार को देखते हुए किस व्यक्ति को भुइंयारी कास्ट के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी? तो यह व्यक्ति था आपका लाल लोकनाथ। लाल लोकनाथ, लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर सरकार के द्वारा इनमें से कौन सा कानून लागू किया गया? तो लाल लोकनाथ के
सर्वेक्षण के आधार पर सरकार के द्वारा जो छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट है, छोटा नागपुर याद रखिएगा, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट जो है लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर सरकार के द्वारा यहाँ पर लागू किया गया था छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट। अब देखिए लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया था, तो ये आपका 1869 में, कब 1869 में, 1869 ईस्वी में लागू किए गए छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, 1869 ईस्वी में लागू किए गए छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में इनमें से कौन सा एक प्रमुख प्रावधान किया गया था, कौन सा किया गया था, तो पिछले 20 वर्षों में रैयतों से छीनकर बेची गई भुइंयरी और मझियस भूमि को वापस लौट, तो इसका क्या हो जाएगा, पिछले 20 सालों में रैयतों से, रैयत जो थे उससे छीन करके बेची गई जो भूमि थी, भुइंयरी व मझियस जमीन को, भूमि को वापस लौटाना। तो इस 1869 में, याद रखिएगा 1869 में जो लागू किया गया था छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, किसके रिपोर्ट के आधार पर, तो अभी हमने देखा था लाल लोकनाथ के रिपोर्ट के आधार पर ये छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट एक सर्वेक्षण रिपोर्ट था, इसको लागू किया गया था। और इसमें क्या था कि रैयतों से छीन कर बेची गई सारी की सारी भुइंयरी तथा मझियस जमीन को वापस लौटा दिया जाए। क्या था, देखिए जो सरदारी आंदोलन था वो यही जमीन का लड़ाई था, भुइंयरी तथा मझियस जमीन का लड़ाई था, जैसा कि आप लोग डिटेल में हम लोग इसे पढ़े भी हैं। और आगे चलकर जब हम सीएनटी, एसपीटी, जो छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट है, ये सारे के सारे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमको समझ में आएगा। यहाँ आप इसे देखिएगा कि जो भुइंयरी जमीन होता है वो कौन सा जमीन है, तो उरांव जनजातियों का जो जमीन था, ठीक है, उसे भुइंयरी जमीन कहा जाता है। और इसके पहले आपने देखा होगा कि उरांव का जमीन, भुइंयरी जमीन, मुंडाओं का जमीन, खुटकट्टी जमीन, और ये जो मझियस जमीन है ये आपका जमींदारों का, जो जमींदारों का जमीन होता है वो मझियस जमीन था। तो ये सब जमीन को वापस लौटाने का काम करा गया इस एक्ट के माध्यम से, ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से। अब आगे देख लेते हैं कि जो कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में इनमें से किस जमीन का बंदोबस्ती का प्रावधान नहीं किया गया था, ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, राजहंस, कोड़कर तथा खुटकट्टी, मतलब ये सारे के सारे जमीनों में बंदोबस्ती का प्रावधान नहीं किया गया था, ठीक है। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में केवल भुइंयरी जमीन जो कि उरांव की जमीन है और मझियस जमीन, इसी के बारे में बात हुआ, ठीक है, तो इसी का था। और ये जो राजहंस जमीन होता है, राजहंस भूमि जो राजाओं की भूमि होती थी या फिर राजा किसी को दान में दे दिया, तो वो सब जमीन राजहंस होता था। कोड़कर की जमीन मतलब जो कोड़ करके, मतलब अपना अपना जो, जैसे हम गए कहीं पर साफ कर लिए, कोड़ काड़ करके ठीक ठाक कर लिए, तो वो जमीन कोड़कर जमीन। एक तरह से कह सकते हैं कि सदानों की जमीन को, सदान का मतलब क्या, नॉन आदिवासी, ठीक है, नॉन आदिवासी जो है, जो गैर आदिवासी, वो सदान है, तो सदानों की जमीन को कोड़कर जमीन। और खुटकट्टी मतलब अभी हमने देखा कि मुंडाओं की जमीन को खुटकट्टी, तो इन सब जमीनों का जिक्र इसमें नहीं हुआ था। अच्छा देखिए आगे लिखा गया है कि इनमें से कौन मिलान सही है, तो देखिए कौन सा मिलान सही है, राजहंस की भूमि, राजाओं की जमीन कोड़कर, सदानों की जमीन खुटकट्टी, मुंडाओं की जमीन, तो ठीक बात है, सब सही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण का उद्देश्य क्या था। सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण का उद्देश्य क्या था, तो दूसरे चरण का उद्देश्य था कि अपने पारंपरिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना। देखिए सबसे पहले चरण में तो क्या किया कि जो हमारी जमीन है उसे हमें लौटा दो, जब हमें लौटा दिया गया तो अब हम अपने जो ट्रेडिशनल है, जिस रीति रिवाज पर हम चलते हैं उसको फिर से, मतलब अपने जो वैल्यू है जो उससे हम जुड़े फिर से, ठीक है, अपने परंपराओं से, तो ये था। अब आगे देख लेते हैं कि जो कहा जा रहा है कि सरदारी आंदोलन का विलय इनमें से किस आंदोलन में कर दिया गया, तो सरदारी आंदोलन का आगे चलकर विलय कर दिया गया था बिरसा आंदोलन में, किसमें, बिरसा आंदोलन में। अब हम देख लेते हैं साफा होड़ आंदोलन, कौन सा, साफा होड़ आंदोलन। साफा होड़ आंदोलन कब संचालित हुआ, तो साफा होड़ आंदोलन संचालित हुआ था 1870 ईस्वी में, कब, 1870 ईस्वी में। साफा होड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो साफा होड़ आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था लाल हेम्ब्रम ने, किसने, लाल हेम्ब्रम ने साफा होड़ आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। साफा होड़ का अर्थ क्या होता है, साफा होड़ का अर्थ होता है सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। साफा होड़ का अर्थ क्या होता है, सिंगबोंगा जैसा कि आप जानते हैं देवता है, तो सिंगबोंगा के प्रति जो समर्पण है वो होता है साफा होड़ का अर्थ होता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि जो लाल हेम्ब्रम ने साफा होड़ आंदोलन में शामिल लोगों को क्या मंत्र दिया। लाल हेम्ब्रम ने साफा होड़ आंदोलन में शामिल लोगों को क्या मंत्र दिया था, तो वो मंत्र था राम नाम का, क्या, राम नाम का मंत्र दिया था साफा होड़ आंदोलन में। लाल हेम्ब्रम ने आदिवासियों को किस कार्य से रोका था। लाल हेम्ब्रम ने आदिवासियों को मांस मदिरा के सेवन से रोका था। लाल हेम्ब्रम ने आदिवासियों को मांस मदिरा के सेवन से रोका था। आगे देखिए साफा होड़ आंदोलन के जनक लाल हेम्ब्रम ने आदिवासियों को किस बात हेतु उपदेश दिए, तो ये उपदेश दिए थे धार्मिक और अपने चारित्रिक कैरेक्टर
उत्थान के लिए, ठीक है, ये दिया था। अब आगे देख लेते हैं कि लाल हेम्ब्रम ने संथाल परगना क्षेत्र में साफा होड़ आंदोलन के दौरान किस दल की स्थापना की थी? तो ये कौन सा दल था? देशोद्धारक दल, देश उद्धारक दल। याद रखिएगा, लाल हेम्ब्रम ने संथाल परगना क्षेत्र में साफा होड़ आंदोलन के दौरान देश उद्धारक दल की स्थापना करी थी। अब देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन साफा होड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे? कौन थे साफा होड़ आंदोलन के प्रमुख नेता? साफा होड़ आंदोलन के प्रमुख नेता बंगम मांझी, पगान मरांडी, पैका मुर्मू, ये सारे के सारे थे। तो याद रखिएगा, साफा होड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे बंगम मांझी, पगान मरांडी, पैका मुर्मू सब। साफा होड़ आंदोलन का संबंध इनमें से किस जनजाति से है? तो साफा होड़ आंदोलन का संबंध संथाल जनजाति से। किससे? संथाल जनजाति से है। अब आगे देख लेते हैं कि जो साफा होड़ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? साफा होड़ आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था आपका धार्मिक पवित्रता पर बल देना। धार्मिक पवित्रता पर बल देना साफा होड़ आंदोलन का उद्देश्य था। अब हम देखेंगे खरवार आंदोलन को, ठीक है। कहा जा रहा है कि खरवार इनमें से किस जनजाति की एक उपजाति है? खरवार जो है संथाल जनजाति की ही एक उपजाति, याद रखिएगा, संथाल जनजाति की ही एक उपजाति है खरवार। अच्छा, खरवार आंदोलन के बारे में, खरवार आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, खरवार आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह एक सुधारवादी आंदोलन था। खरवार आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन था, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस आंदोलन का उद्देश्य अपने परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना करना था, बिल्कुल सही बात है कि अपने जो ट्रेडिशन है, जो रीति रिवाज है, उनको मतलब हम छोड़ नहीं सकते, उनको स्थापित करना है फिर से, जो हमारे बर्बाद कर दिया गया, जो इंटरफेयर करते हैं, इसी वही सब के कारण कि खरवार आंदोलन पनपा था। अच्छा, इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद व सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिया गया था। तो बिल्कुल सही है, खरवार आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद यानी कि ईश्वर एक है उस पर बल दिया गया था, यानी कि सारे के सारे कथन यहां पर सत्य हैं। खरवार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में। याद कीजिए, खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में शुरू हुआ था। खरवार आंदोलन इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में? तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। भागीरथ मांझी का उपनाम क्या है? भागीरथ मांझी का उपनाम था बाबा। भागीरथ मांझी का उपनाम था बाबा। भागीरथ मांझी का उपनाम था बाबा। अब देखिए, खरवार आंदोलन का जो प्रसार है किस क्षेत्र में था? खरवार आंदोलन का प्रसार किस क्षेत्र में था? याद कीजिए और यहीं पर सुनिएगा, ठीक है। खरवार आंदोलन का प्रसार था वो संथाल परगना क्षेत्र में था। संथाल परगना क्षेत्र में खरवार आंदोलन का प्रसार था। अब भागीरथ मांझी का जन्म कहां हुआ था? भागीरथ मांझी का जन्म हुआ था आपका तलडीहा गांव में। भागीरथ मांझी का जन्म हुआ था तलडीहा गांव में। तलडीहा गांव इनमें से किस जिले में है? तलडीहा गांव इनमें से गोड्डा जिले में है। भागीरथ मांझी का जन्म कहां हुआ? तलडीहा गांव में। तलडीहा गांव कहां है? गोड्डा जिले में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इनमें से किस आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन कहा जाता है? तो भागीरथ मांझी का आंदोलन खरवार आंदोलन को कहा जाता है। भागीरथ मांझी का आंदोलन खरवार आंदोलन को कहा जाता है। खरवार आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित करते हुए, खरवार आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित करते हुए ब्रिटिश सरकार या जमींदारों को कर नहीं देने की अपील की थी? तो याद रखिएगा, खरवार आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित करते हुए ब्रिटिश सरकार या जमींदारों को कर देने की कर देने को अपील नहीं की थी? तो यह था आपका बौंसी गांव। कौन सा? बौंसी गांव था, ठीक है। आगे देखिए, खरवार आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों के बीच, खरवार आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों के बीच इनमें से किस प्रकार की सुधार की अपील की गई थी? तो यह सुधार था आपका सुअर, मुर्गा, हड़िया व नाच गाने का परित्याग करें आप लोग, ठीक है। सूर्य व दुर्गा के अलावा अन्य किसी देवी देवता की उपासना न करें। आगे देखिए, सिद्धू कान्हू के जन्म स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी जाए। तो ये सारे के सारे अपील जो है, सुधार की अपील करी गई थी खरवार आंदोलन के दौरान, तो ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, खरवार आंदोलन के प्रसार को रोकने के लिए अंग्रेजों ने भागीरथ मांझी के साथ साथ उनके किस सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया था? तो ये आपका था ज्ञान परगनैत, ठीक है। ज्ञान परगनैत। याद कीजिए, खरवार आंदोलन के प्रसार को, खरवार आंदोलन का एक्सपेंशन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने भागीरथ मांझी के साथ ज्ञान परगनैत को भी गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था दूबू बाबा। किसने? दूबू बाबा ने हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब देखते हैं कि 1881 ईस्वी की बात है, उस समय जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया? तो जनगणना के खिलाफ 1881 में खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था दुविधा गोसाई ने। किसने? दुविधा गोसाई ने। खरवार आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन झूठा है? तो चलिए देखते हैं।
चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा कथन झूठा है। कह रहा है कि खरवार आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया, तो लाल हेम्ब्रम ने। बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी हमने देखा लाल हेम्ब्रम जो है साफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व करता थे, तो ये गलत हो जाएगा। बाद बाकी आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बौसी गांव का राजा घोषित किया और तथा खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था शुरू की, तो ये सही है, आंदोलन के दौरान ऐसा हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है कि इस आंदोलन का दूसरा चरण दुविधा गोसाई के नेतृत्व में शुरू हुआ, तो सही बात है, दुविधा गोसाई के नेतृत्व में। अच्छा, क्यों हुआ था, तो 1881 में जो जनगणना हुई उसके विरोध में खरवार आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ था। अब हम देखेंगे बिरसा आंदोलन क्या 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 है। कहा जा रहा है कि इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान के नाम से भी कहा जाता है, तो मुंडा उलगुलान बिरसा आंदोलन को ही कहा जाता है, मुंडा उलगुलान बिरसा आंदोलन को ही कहा जाता है। अच्छा, उलगुलान का अर्थ क्या होता है, उलगुलान का अर्थ होता है विद्रोह तथा महान हलचल, जैसे कि हुल का अर्थ होता है बगावत, क्रांति, तो उसी प्रकार से उलगुलान का अर्थ होता है विद्रोह तथा महान हलचल, तो तीन दोनों हो जाएगा। ठीक है, मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया था, मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया था, तो ये बिरसा मुंडा जी ने मुंडा उलगुलान को नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान कब प्रारंभ हुआ, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान प्रारंभ हुआ था 1895 ईस्वी को, 1895 ईस्वी को। ठीक है, मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था, मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप था सुधारवादी। ठीक है, मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप था सुधारवादी। आगे देखते हैं कि बिरसा का मुंडा उलगुलान किस उद्देश्य से प्रेरित था, तो बिरसा का जो मुंडा उलगुलान था ये आपका राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक तीनों उद्देश्य से इससे प्रेरित थे। ठीक है, बिरसा के मुंडा उलगुलान से। आगे देख लेते हैं कि मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था, मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण यह था कि खुटकट्टी यानी कि जो मुंडाओं की भूमि थी उस व्यवस्था की समाप्ति से जो उत्पन्न हुई थी बेरोजगारी, यह इसका प्रमुख कारण था। बिल्कुल सही है। मिशनरियों के झूठे आश्वासन, मतलब ये लोग मिशनरी में जाते थे, बोलते थे, तो ये लोग कहता हाँ हो जाएगा काम, लेकिन वो काम होता नहीं था, तो मिशनरियों का बार बार जो झूठा आश्वासन देना था वो भी था। और 1894 ईस्वी में छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून जब लाया गया तब जाकर के ये मुंडा उलगुलान, ये सारे के सारे कारण प्रमुख कारण है इसके, क्योंकि ये लोग कहा कि हमारा जंगल तुम लोग इस पर कानून क्यों बनाओगे, तो ये सब विद्रोह पनपा था। ठीक है, आगे देखिए, बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने इनमें से किस धर्म का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था आपका सिंह बोंगा धर्म। क्या, सिंह बोंगा धर्म का प्रतिपादन किया था बिरसा आंदोलन के दौरान, बिरसा मुंडा ने सिंह बोंगा धर्म का प्रतिपादन किया था। अब देख लेते हैं कि जो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, कौन सा कथन सत्य है, बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। बिल्कुल सही है, बिरसा मुंडा ने प्रचार किया कि सिंगबोंगा के द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की शक्ति प्राप्त है, और ये दोनों के दोनों कथन जो है सही है, मतलब इस समय कहा गया है। ठीक है, बिरसा आंदोलन का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ था, तो बिरसा आंदोलन का हेडक्वार्टर था खूंटी। कहाँ, खूंटी में, जो रांची जिला की खूंटी, अभी तो खूंटी जिला अलग है, तो खूंटी बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, मुख्यालय बोल सकते हैं। आगे देखिए क्या है कि जो कहा जा रहा है कि बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था, बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त जो था वो स्ट्रेट फील्ड था। बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त था स्ट्रेट फील्ड। ठीक है, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने के लिए गठित सहयोगी टीम का सेनापति कौन था, तो बिरसा आंदोलन को विस्तार देने के लिए गठित सहयोगी टीम का सेनापति था गया मुंडा। कौन था, गया मुंडा। अच्छा, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने के लिए गठित सहयोगी टीम का राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था, तो राजनीतिक शाखा का प्रमुख था दोनका मुंडा। याद रखिएगा, जो गठित हुई थी सहयोगी टीम उसका सेनापति था गया मुंडा, राजनीतिक शाखा का प्रमुख था दोनका मुंडा। अच्छा, बिरसा आंदोलन को तो ये धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख कौन था, धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख था सोमा मुंडा। याद कीजिए, दोनका मुंडा राजनीतिक शाखा का, ठीक है, सेनापति कौन था, गया मुंडा, और सोमा मुंडा जो था वो धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख था बिरसा आंदोलन के विस्तार देने के लिए जो गठित हुई थी टीम उसके लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जो बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला व गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था, तो गया मुंडा की पत्नी का नाम था मनकी मुंडा। ठीक है, गया मुंडा की पत्नी का नाम था मनकी मुंडा। ठीक है, बिरसा आंदोलन में भाग लेने वाले गया मुंडा का पत्नी का नाम था मनकी मुंडा। मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था, तो मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत था कटोंग बाबा कटोंग। मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत था कटोंग बाबा कटोंग। अबुआ राज एटेजना, महारानी राज टुंडू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था, अबुआ राज
अबुआ राज एटे जना, ठीक है, और महारानी राज टुंडू का ऐलान जो किया गया था वो आपके बिरसा आंदोलन के समय किया गया था, बिरसा आंदोलन के समय किया गया था, ठीक है। मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया था? तो मुंडा उलगुलान के समय बिरसा मुंडा को 2 बार गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा को पहला बार गिरफ्तार कब किया गया था? तो बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया गया था 24 अगस्त 1895 को। बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया गया था 24 अगस्त 1895 को। बिरसा मुंडा को पहली बार किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो ये मेयर्स ने किया था। मेयर्स के द्वारा बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया था और 2 बार इन्हें गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। अच्छा, बिरसा मुंडा को प्रथम गिरफ्तारी के बाद कब रिहा किया गया? तो ये रिहा किया गया था 30 नवंबर 1897 को। कब किया गया? 30 नवंबर 1897 को। गिरफ्तार किया गया 24 अगस्त 1895 को और रिहा किया गया 30 नवंबर 1897 को। अब आगे देखते हैं कि बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को किस उपलक्ष्य में रिहा किया गया था? तो यह किया गया था महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर। महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को रिहा किया गया था, ठीक है। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके इनमें से किस जेल में रखा गया था? तो बिरसा मुंडा को डोरंडा जेल में रखा गया था। किसमें? बिरसा मुंडा को डोरंडा जेल में रखा गया था। अब आगे देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं, बिरसा मुंडा को पहली बार किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो बिरसा मुंडा को पहली बार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए बिरसा मुंडा ने किस तिथि को एक सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया था? तो ये आपका 25 दिसंबर 1899 की बात है। 25 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने एक सभा किया और उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय किस स्थान पर लिया? तो बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय जो लिया था ये आपके डुम्बारू मुरू में। कहां पर? डुम्बारू मुरू में लिया था, ठीक है। अच्छा, इनमें से किस एक प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार प्रकाशित किया जाता था? सॉरी, तो ये समाचार पत्र था बंगाली। याद रखिएगा, ये समाचार पत्र था बंगाली। बताया जाता है कि कौन से प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन किया जाता था और उसमें समाचार प्रकाशित किया जाता था, तो ये था बंगाली समाचार पत्र। आगे देखिए, बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों के द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? तो ये कौन सा स्थान था? तो डोम्बारी पहाड़ी। कहां पर? डोम्बारी पहाड़ी में। डोम्बारी पहाड़ी पर किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में बिरसा के विद्रोहियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी? तो ये कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था आपका स्ट्रेट फील्ड। स्ट्रेट फील्ड के नेतृत्व में, डोम्बारी पहाड़ी पर स्ट्रेट फील्ड के नेतृत्व में बिरसा के विद्रोहियों पर पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई थी, ठीक है, गोलीबारी की गई थी। अब आगे देखते हैं कि जो एक मिनट, बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने कितना इनाम रखा था? बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा था, ठीक है। बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा था। अब आगे देख लेते हैं कि जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा खबर देने पर, कह रहा है कि किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों के द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? तो अंग्रेजों को गिरफ्तार किया गया था वीर सिंह माहली के द्वारा खबर देने पर। याद रखिएगा, वीर सिंह माहली के द्वारा अंग्रेजों के मतलब न्यूज देने पर, खबर देने पर इसे गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। वीर सिंह माहली की मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने किस तिथि को गिरफ्तार किया था? तो वीर सिंह माहली की मुखबिरी पर अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार फिर से दूसरी बार किया था 3 मार्च 1900 को, ठीक है। 3 मार्च 1900 को, याद रखिएगा, 3 मार्च 1900 को वीर सिंह माहली की मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि जो वीर सिंह माहली की मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से गिरफ्तार किया गया था? तो यह जंगल था जमकोपाई। जमकोपाई जंगल से बिरसा मुंडा उस समय सो रहे थे और वीर सिंह माहली की मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। अब कहता है जमकोपाई जंगल से जिस समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया उस समय बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे? तो उस समय बिरसा मुंडा सो रहे थे। याद रखिएगा, सो रहे थे और सोते समय वीर सिंह माहली कमीने के मुखबिरी पर इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को हुई? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 को। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं कि बिरसा मुंडा की मृत्यु इनमें से किस स्थान पर हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी आपके रांची जेल में। कहां पर? रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी।
बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण से हुई? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी आपके हैजा से। लेकिन देखिए ऐसा अंग्रेजों ने कहा था और लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है, कि हैजा से उनकी मृत्यु हो सकती है। तो चलिए ये अलग बात है। आगे देख लेते हैं कि हाँ, बिरसा आंदोलन में शामिल कितने विद्रोहियों को बिरसा आंदोलन में शामिल कितने विद्रोहियों पर बिरसा आंदोलन में शामिल कितने विद्रोहियों पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया था? तो ये चलाया था आपका 300 विद्रोहियों पर। बिरसा आंदोलन में शामिल 300 विद्रोहियों पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया था। अब देखिए बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों में से कितने विद्रोहियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये सजा दी गई थी आपका 3 लोगों को। बिरसा आंदोलन में शामिल 3 लोगों को, 3 विद्रोहियों को फांसी की सजा दी गई थी। अब देखिए बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों पर मुकदमे के बाद गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा को कितने वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी? तो ये कितने वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी? तो 2 साल। याद रखिएगा बिरसा आंदोलन में गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा को सुनाई गई थी, ठीक है। बिरसा आंदोलन के पश्चात नीचे दिए गए कौन से 2 अनुमंडल का गठन किया गया था? तो बिरसा आंदोलन के पश्चात जो है आपका खूंटी और गुमला का गठन किया गया था। खूंटी और गुमला अनुमंडल का गठन किया गया था। बिरसा आंदोलन के बाद खूंटी और गुमला अनुमंडल का गठन किया गया था। बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के द्वारा नीचे कौन सा अधिनियम, कौन सा एक्ट लागू किया गया था? तो ये आपका एक्ट था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यहीं से हिस्ट्री से ही शुरुआत हो जाता है सीएनटी और एसपीटी की, ठीक है। आपको बहुत सरल भाषा में बहुत कॉम्पैक्ट एक नोट्स, समराइज नोट्स भी यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। और जेपीएससी के लिए सब कुछ तैयार किया जा रहा है। सारा नोट्स बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, समझाया जाएगा और एक एक क्वेश्चन आप पीटी में, जो कि जेपीएससी की पीटी 110 क्वेश्चन की होती है, तो उसके लिए आप करके आएंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि 42 मार्क्स का 42 नंबर का जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। अच्छा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया था 11 नवंबर 1908 को। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था 11 नवंबर 1908 को। कहा जा रहा है कि बिरसा आंदोलन के परिणाम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भैया? तो आंदोलन के परिणाम स्वरूप बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। देखिए बिरसा आंदोलन के बाद बेगारी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। आंदोलन के पश्चात सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था तथा खुटकट्टी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। खुटकट्टी यानी कि मुंडाओं की भूमि वाला, ठीक है। और आंदोलन के पश्चात रांची जिले का सर्वेक्षण भी कराया गया। तो ये सभी के सभी सत्य हैं, ठीक है। अब है टाना भगत आंदोलन। और टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी जतरा भगत के द्वारा। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी जतरा भगत के द्वारा। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 21 अप्रैल 1914 को। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 21 अप्रैल 1914 को। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपके गुमला से। कहां से? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों से एक थोड़ा छोटा-सा मतलब सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि परीक्षा हॉल 247 इसी तरह से मेहनत करें और इसके मेहनत में हमारे मेहनत पर कोई तरह का किसी भी प्रकार का एक जो मोटिवेशन, एक मनोबल होता है वो बना रहे, तो आप लोग को सपोर्ट करना है। अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आपने पेपर 2 के अंदर खोरठा ले रखा है या फिर आपने नहीं भी ले रखा है, तो जो भी आस-पास के बच्चे, आपके आस-पास के दोस्ताइन जो भी खोरठा ली हैं, खोरठा का एक बहुत बड़ा सिलेबस है और इसको कम समय में कैसे समेटा जाए, अभी आप लोगों को क्या करना है, आज ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, टेलीग्राम पर इसका पिक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए। आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आज तक इसे जोड़िए। और गुरु दक्षिणा के तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको समेट करके आपको देना। 20 दिनों का रिवीजन टॉपिक है, अल्टरनेट डे टॉपिक आएगा और बहुत अच्छे से जितना कहा जाएगा इसमें अगर इतना कर लेते हैं तो आपको खोरठा में बहुत कम समय दे करके और पेपर पर ज़्यादा टाइम दे करके आप इसमें 90 टू 95 प्लस ले आएंगे। आपको जितना कहा जाएगा, जितना पढ़ने कहा जाएगा, बस उतना ही उस दिन आपको पढ़ना है, ठीक है। अल्टरनेट डे टॉपिक आएगा, कभी हमें लगेगा कि कम टॉपिक दिया गया है तो डेली भी आ सकता है, तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं है, बस यहाँ से जितना कहा जाए उतना पढ़ना है। टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। वीडियो यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, उससे दोगुने स्पीड में आपको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है। उसके बिहाफ पे आपको चैप्टर वाइज समरी दे दिया जाएगा, आपको एमसीक्यू दे दिया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा और साथ ही साथ इससे रिलेटेड वीडियो
भी आपको मिलेगा, ठीक है। जब कभी ज़रूरत लगेगा कि नहीं इसका वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो भी मिलेगा। जब कभी होगा तो हम आपसे लाइव भी कनेक्ट होंगे और आप लोग का मोटिवेशन लो नहीं होने देंगे। तो आप ज़रूर इस बात पर विचार कीजिएगा और बहुत ज़्यादा नहीं है, 200-300 रुपये के लिए सोचना भी सही नहीं है। सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को विचार करें। तो ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन या फिर विद्रोह, एक मिनट इसका पेन ले लेते हैं, किस आंदोलन या विद्रोह को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है? आंदोलन का विस्तार है ये, तो टाना भगत आंदोलन है। टाना भगत आंदोलन बिरसा आंदोलन का ही विस्तार है। टाना भगत आंदोलन के संबंध में नीचे कौन सा दिया गया ऐसा है, कहा जा रहा है कि कौन सा झूठा है, ठीक है, कौन सा कथन झूठा है। तो इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। टाना भगत आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है, सही बात है। यह आंदोलन एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था, ठीक है, कल्चरल आंदोलन था, कल्चर को लेकर था टाना भगत आंदोलन। इस आंदोलन में एक ईश्वर है, एक ईश्वरवाद को अपनाने की, मांस मदिरा के त्याग की, आदिवासी नृत्यों पर रोक, झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया था इस आंदोलन में। तो याद रखिएगा टाना भगत आंदोलन, ठीक है। अच्छा, इस आंदोलन के नेता बुद्धू भगत थे? नहीं। अच्छा, आपको यह बताना है कि बुद्धू भगत किस आंदोलन के नेता थे, किस आंदोलन से संबंधित थे, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टाना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? टाना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था स्वशासन की व्यवस्था, स्वशासन की अवस्था स्थापना, ठीक है। तो टाना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना से जो इसकी स्थापना करना, ठीक है। आगे देखिए, मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो ये आपके थे सीबू भगत। सीबू भगत जो थे वो मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन को विस्तार करने में प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। बिशुनपुर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो बिशुनपुर क्षेत्र में जो है बलराम भगत। देखिए अभी देखे थे हम लोग मांडर में सीबू भगत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बलराम भगत कहां पर? तो बिशुनपुर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन को विस्तार देने में क्या था, जो आपका, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, बलराम भगत, तो ये बलराम भगत नहीं होगा, ठीक है, बलराम भगत नहीं बल्कि भीखू भगत होगा, ठीक है। तो बिशुनपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई? भीखू भगत ने। अच्छा, सीबू भगत जो था वो मांडर क्षेत्र में, जबकि भीखू भगत जो था वो आपके टाना भगत आंदोलन का प्रसार बिशुनपुर क्षेत्र में किया था। अच्छा, घाघरा क्षेत्र में किसने किया था? घाघरा क्षेत्र में किया था आपका बलराम भगत ने, ठीक है। तो ये बलराम भगत जो है बिशुनपुर क्षेत्र में नहीं बल्कि घाघरा क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का इन्होंने प्रसार किया था। मांडर क्षेत्र में कौन से? सीबू भगत, बिशुनपुर क्षेत्र में भीखू भगत और घाघरा क्षेत्र में बलराम भगत। याद रखिएगा, घाघरा क्षेत्र में बलराम भगत। अब देखिए आगे है कि जो सिसई क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन, अच्छा सिसई क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन को प्रसार देने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो देवमनिया थे। कौन थे? देवमनिया। सीबू भगत मांडर क्षेत्र में, भीखू भगत बिशुनपुर क्षेत्र में, बलराम भगत जो थे वो आपके घाघरा क्षेत्र में, और देवमनिया जो थे सिसई क्षेत्र में देवमनिया, ठीक है, सिसई क्षेत्र में देवमनिया। याद कीजिए फिर से, सीबू भगत मांडर क्षेत्र, भीखू भगत बिशुनपुर, बलराम भगत घाघरा क्षेत्र और सिसई क्षेत्र में देवमनिया, सिसई क्षेत्र में देवमनिया। अच्छा, टाना भगत आंदोलन को प्रारंभ करने में इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, टाना भगत आंदोलन को प्रारंभ में इसमें से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, कुरुख धर्म आंदोलन। टाना भगत आंदोलन को कुरुख धर्म आंदोलन से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं कि टाना भगत आंदोलन प्रारंभ करने के बाद जतरा भगत को किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया था? टाना भगत आंदोलन प्रारंभ करने के बाद जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1916 में गिरफ्तार कर लिया गया था। जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार करने के बाद कितने समय की सजा दी गई? तो ये 1 वर्ष की सजा दी गई थी। 1 वर्ष की सजा दी गई थी। जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी? जतरा भगत की मृत्यु हुई थी जेल। टाना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ? टाना भगत आंदोलन का विभाजन हो गया था और यह क्यों हुआ था? तो मांस खाने की स्वीकृति के कारण, मांस खाने की स्वीकृति के कारण टाना भगत आंदोलन का विभाजन हो गया। क्योंकि टाना भगत जो शुरुआत हुआ था तो मांस मदिरा का रोक था, आदिवासी नृत्यों पर रोक था और जो पुराने रीति रिवाज थे उसको लाने का रोक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जो टाना भगतों को इनमें से किसने मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी? टाना भगतों को इनमें से किसने मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी? तो ये आपका है सीबू भगत। टाना भगत को
ताना भगतों को किसने मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की? तो ये था सीबू भगत। ठीक है, सीबू भगत ने बोला कि आप लोग मांस खा सकते हैं, तो इस बात से टाना भगत आंदोलन का विभाजन हो गया था। ठीक है, विभाजन हो गया था। अब देखिए, टाना भगतों के विभाजन के बाद मांस खाने वाले वर्ग को किस नाम से जाना गया? मांस खाने वाले वर्ग को किस नाम से जाना गया? तो ये आपका था जुलाहा भगत वाले नाम से। ठीक है, टाना भगत का जब विभाजन हो गया तो मांस खाने वाले वर्ग को जुलाहा भगत के नाम से जाना गया। किसे? जुलाहा भगत के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि टाना भगतों के विभाजन के बाद शाकाहारी वर्ग को किस नाम से जाना गया? तो शाकाहारी वर्ग को अरवा भगत के, अरवा भगत शाकाहारी वर्ग को, और जो मांस खाने वाले टाना भगत थे उनको जुलाहा भगत के नाम से जाना गया। ठीक है, जुलाहा भगत के। अब आगे देख लेते हैं कि जो टाना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था। टाना भगत आंदोलन का स्वरूप अहिंसक प्रकृति का था, अहिंसा नहीं होना था। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें से किस क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का प्रभाव था। तो टाना भगत आंदोलन का प्रभाव रांची, पलामू, सरगुजा, इन सारे के सारे क्षेत्रों में था टाना भगत आंदोलन का प्रभाव। टाना भगत आंदोलन के दौरान टाना भगतों ने महात्मा गांधी के किस आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था? तो ये थे आपके कौन सा असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों आंदोलन में, जो कि महात्मा गांधी के आंदोलन थे, इन दोनों आंदोलन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को मतलब सहयोग किया था। अच्छा, निम्न में किसके नेतृत्व में टाना भगतों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था? टाना भगतों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। टाना भगतों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में क्या किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। अच्छा, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया? कौन सा आंदोलन था जो विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था और पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? तो ये आपका था टाना भगत आंदोलन। टाना भगतों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो टाना भगतों ने कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया था। टाना भगतों ने 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया था इन लोगों ने। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन, जो 1940 का रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों के द्वारा महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली उपहार स्वरूप दी गई थी? तो ये दी गई थी आपके 400 रुपये की थैली उपहार स्वरूप टाना भगतों के द्वारा 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी को दी गई थी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन कौन सा था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था? तो झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था, तो ये था टाना भगत आंदोलन, टाना भगत आंदोलन। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि कौन सा आंदोलन धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया? तो ये कौन सा आंदोलन था? टाना भगत आंदोलन धार्मिक स्वरूप से शुरू हुआ था, बाद में ये राजनीतिक परिवर्तन ले लिया था। ठीक है, आगे देखिए, किस राष्ट्रीय नेता का टाना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? किस राष्ट्रीय नेता का टाना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो ये आपका महात्मा गांधी, क्योंकि चूंकि महात्मा गांधी खुद अहिंसक प्रवृत्ति के थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे, तो अहिंसा वाले आंदोलन में इनका प्रभाव था। ठीक है, अब देखिए, रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? तो रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद जो है वो अधिनियम ये पारित हुआ था 1948 में। 1948। अब देख लेते हैं हरि बाबा आंदोलन के बारे में। हरि बाबा आंदोलन, अच्छा, हरि बाबा आंदोलन जो है कि हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व किया था दूका हो ने। हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व किया था दूका हो ने। और वहीं पर हरि बाबा आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र कहाँ था? तो हरि बाबा आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र जो था वो सिंहभूम में था। सिंहभूम में था हरि बाबा आंदोलन, जिसका नेतृत्व दूका हो ने किया था। हरि बाबा आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है? हरि बाबा आंदोलन का संबंध जो है वो आपकी किस जनजाति से? तो हो जनजाति से, जिसका नेतृत्व दूका हो के द्वारा किया गया था। हरि बाबा आंदोलन निम्न में से किस प्रकार का आंदोलन था? तो हरि बाबा आंदोलन जो था वो शुद्धि आंदोलन था। किस प्रकार का? शुद्धि आंदोलन था। हरि बाबा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हो जनजाति को बाहरी अत्याचारों के विरुद्ध संगठित करना ही हरि बाबा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और आगे देखिए, हरि बाबा आंदोलन के दौरान निम्न में से किस धर्म का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया? तो यह आपका सरना धर्म था। कौन सा? सरना। कुछ अन्य प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? जनजातीय आंदोलनों का प्रमुख कारण क्या था? पहला यहां से देखते हैं कि आदिवासियों का शोषण। क्या? आदिवासियों का शोषण ही जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण था। ये लोग किसी से, आदिवासी वनवासी लोग किसी से भिड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप इसका शोषण कीजिएगा, इनके बीच हस्तक्षेप कीजिएगा, इनके बातों में हस्तक्षेप कीजिएगा, इनको जो भी आप कह सकते हैं कि ये इंटरफेयर नहीं चाहते अपने साथ, ये लोग अपना स्वतंत्र जीना चाहते हैं, इनकी स्वतंत्रता, तो जाकर के इनका आदिवासियों का शोषण, इनकी स्वतंत्रता का हनन, इन
ये सब कारण था आदिवासी आंदोलन का। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो निम्न जनजातीय आंदोलन को उनके नेतृत्वकर्ता के साथ सुमेलित कीजिए। तो कौन सा है भैया? तो देखिए, ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जगन्नाथ ढाल ही थे, हमने पढ़ा था। ठीक है, चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो श्याम गंजम ही थे। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो चित्रजीत राय थे। और भोगता विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे जयनाथ सिंह। याद रखिए, ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ ढाल, चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता श्याम गंजम, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता चित्रजीत राय और भोगता विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे आपके जयनाथ सिंह। ठीक है, आगे देखिए लिखा गया है निम्नलिखित जनजातीय आंदोलन के उसके नेतृत्वकर्ता के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए। तो यहां दिखा गया है पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये आपका पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ देव। पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ देव। तिलका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तिलका मांझी थे, जिनको जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, तमाड़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता विष्णु मानकी थे और हो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता पोटो सरदार थे। तो ये सब क्या हो जाएगा? इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि जो यहां पर लिखा गया है कि निम्न जनजातीय आंदोलनों को उनके नेतृत्वकर्ता के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये कौन सा है? तो आप देख लीजिए, भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण, जिसे कि गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, गंगा नारायण का हंगामा। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानू, अभी हमने इसके बारे में बात किया था। ठीक है, अच्छा, शाहफोड़ आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो लाल हेमरम जी थे। ठीक है, और खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भागीरथ मान जी थे। खरवार विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भागीरथ मान जी थे। अब देखिए, कहा जा रहा है मुंडा उलगुलान के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मुंडा उलगुलान के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। ठीक है, मुंडा उलगुलान के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जतरा भगत थे। टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे। हरि बाबा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये थे आपके दूकाहो, हरि बाबा आंदोलन। ठीक है, आगे देखिए, ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? दमनकर्ता। अब बात आ गया दमनकर्ता की। तो ढाल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? लेफ्टिनेंट रुक। ठीक है, ढाल विद्रोह के दमनकर्ता लेफ्टिनेंट रुक, बिल्कुल सही। चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता लेफ्टिनेंट गुडियार, बिल्कुल सही। चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता लेफ्टिनेंट गुडियार। चेरो विद्रोह के दमनकर्ता कैप्टन कैमक। और पहाड़िया विद्रोह के दमनकर्ता क्लीवलैंड, और जिस क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी संथाल विद्रोह के दौरान। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जो नीचे दिया गया है आंदोलन और उसके दमनकर्ता। ठीक है, नीचे दिया गया आंदोलन और उसके दमनकर्ता, उसके बारे में। तो भोगता विद्रोह का दमनकर्ता कौन था भैया? तो भोगता विद्रोह का दमनकर्ता जो थे वो कैप्टन कैमक थे। कैप्टन कैमक भोगता विद्रोह के दमनकर्ता थे। तिलका आंदोलन के दमनकर्ता कौन थे? तिलका आंदोलन के दमनकर्ता थे आयरकुट। देखिए, जब क्लीवलैंड की हत्या होती है तो आयरकुट ने एक व्यापक स्तर पर एक बहुत खोज चलाया था, किसका? तिलका मांझी का, और हुआ था आयरकुट ही इसके दमनकर्ता थे। तमाड़ विद्रोह के दमनकर्ता जो थे वो कैप्टन लिमंड थे। और कोल विद्रोह के दमनकर्ता कैप्टन विल्किंसन। अब आगे देख लेते हैं कि जो हरि बाबा आंदोलन और उससे संबंधित जो ईयर दिए गए हैं, जैसे कि हरि बाबा आंदोलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, खरवार आंदोलन 1874 में, और शाहफोड़ आंदोलन 1870 में, और तिलका आंदोलन 1783 में। तिलका आंदोलन का जो समय काल था 1783-85, ये आप जानते होंगे। तो ये सब हो गया, हम लोगों ने झारखंड में जनजातीय विद्रोह को कवर कर लिया। तो हम लोगों ने झारखंड में जनजातीय विद्रोह को पूरा कवर कर लिया। अगला जो चैप्टर है वो अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे, झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा लंबा वीडियो ही होगा उसका। और आप लोग इस जो आज का ये आप देख रहे हैं, इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, स्टेटस में अपना लगाइएगा। जो भी भाई, जो भी दोस्ताइन जो भी है, अपने स्टेटस में, अपने कॉन्टेक्ट्स में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें हमसे जुड़े और हमारा मनोबल थोड़ा सा ऊंचा हो, थोड़ा सा हमें सपोर्ट या मोटिवेशन मिले इतना मेहनत करने को। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब